आप लोगों को एक केस स्टडी दी थी सॉल्व करने के लिए, तो किसने कर लिया आप में से? सबने। मैंने मेजॉरिटी को जवाब भी दिए थे, सबको ही दिए थे टेक्निकली, पर मैंने कहा था ग्रुप पे भेजना, सबने अलग अलग भेजना शुरू कर दिए। अब वो ये लोग जब मार्केटिंग करते हैं तो उसके मैसेज ऊपर अलग, फिर ये अलग, तो मैंने एक को ढूंढ के जितना कोशिश था मैंने बताया। अच्छा खैर, उस सवाल की थीम ये थी, मैं उसका सोल्यूशन भी आज भेज दूंगा आप लोगों को। सवाल की थीम ये थी कि भाई उसके अंदर कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या हुई थी, चेंज हुई थी। अच्छा, जब कस्टमर की प्रेफरेंसेस ऑल टुगेदर चेंज हुई है तो आपको ये बात बखूबी पता होनी चाहिए कि अब आपसे वो माल नहीं खरीदेगा। अच्छा, जब माल आपसे नहीं खरीदेगा डिपार्टमेंटल स्टोर, तो आपकी एनआरवी का रिस्क बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वो ऐसे भी एविडेंट था कि आपकी इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो गए। तो आपने सबसे पहले फैक्टर लिखना होता है जिसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। ये रिस्क फैक्टर कैसे जनरेट हुआ था कि आपने कहा था भाई क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं टूवर्ड्स फ्रेश फूड, जिसकी वजह से हमारे इन्वेंट्री डेज भी इंक्रीज हो गए। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस। ये हमारा रिस्क एलिवेट हुआ था उस जगह से। फिर हमने कहा कि हमारे रिसीवेबल डेज भी क्या हुए थे। अच्छा, कुछ बच्चों ने लिखा कि सर सेल्स कम हो रही है, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस वजह से मेरा ये रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल। ऐसा नहीं है, रिसीवेबल्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि ऐसी बात है आप जितना ज्यादा बेचोगे उतना रिसीवेबल भी इंक्रीज होगा। यू नीड टू लुक एट द अमाउंट एंड द नंबर ऑफ डेज, कि कितने डेज इंक्रीज हुए हैं। अगर डेज आपके ज्यादा इंक्रीज हो गए तो दैट मीन्स कि भाई आप अकॉर्डिंगली इस बात को समझ लें कि आपके रिसीवेबल की रिकवरी नहीं हो पा रही है। यहां तक क्लैरिटी है। फिर उसके अंदर एक इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का भी रिस्क था, और इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का रिस्क ये था ऑल टुगेदर, जब मैं आपको बता पाऊं कि आपकी सेल्स कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर थी, ऐसा ही है, और आपके लॉसेज आ रहे थे। तो जब कंटिन्यूसली सेल्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है और आपके लॉसेज आ रहे हैं, तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि आपके वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है। चलिए, तो ये तीन रिस्क थे उसके अंदर। कितने लोगों ने ये तीन पिक कर लिए थे, पर लिखने में आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। तो अब ये देखो, लिखने में आगे पीछे हो जाए भले कोई मसला नहीं है, पिक आपने सही करना है, क्योंकि लिखना तो हम सही कर लेंगे क्योंकि पहली केस स्टडी थी तो आपने वो भी अच्छे से अटेम्प्ट की। हाँ जी ऑनलाइन वालों, यहां तक कोई मसला जल्दी बता दें जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क नहीं था। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अंडर स्टेटमेंट का मेरे बच्चों इसलिए रिस्क नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे थे ओवरऑल लॉसेस भी इंक्रीज हुए हैं, तो एक्सपेंसेस तो अपनी जगह चल रहे थे, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड आप अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है भाई? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? ये नहीं कौन सा लैपटॉप देके गया है सर? जो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था देन प्रीवियस ईयर, जबकि रेवेन्यू तो कम था। नहीं देखो मुजम्मिल, आप ओवरऑल पिक्चर देख रहे थे ना, रेवेन्यू तो कम हो रहा है, हो सकता है कि भाई एंटिटी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रही हो, पर जिसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहां पे शक की बात करने की नीड है नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, सब सही चल रहा है किसी इदारे के अंदर, सब सही चल रहा है किसी इदारे के अंदर, आप मैनेजर के पास गए, वहाँ पे सीएफओ के पास, आप उसको बोल रहे हैं यार तेरी इन्वेंट्री इम्पेयर्ड लग रही है। बोलेगा भाई क्यों लग रही है? बोलेगा भाई मेरा दिल कह रहा है लग रही है। तो भाई दिल नहीं कहना चाहिए ना, दिल के अलावा फैक्ट्स होने चाहिए। फैक्ट्स क्या बता रहे हैं कि इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हुए तो आपकी इन्वेंट्री इम्पेयर्ड है, लोगों का जो प्रेफरेंसेस है वो स्विच हो रही है तो आपकी इन्वेंट्री इम्पेयर्ड है। अब ऐसे नहीं कह सकते उसको सामने वाले को, सही है जी? तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे शायद से ज्यादा आप बेसिस पे बात करते हैं कि आपके पास ये बेसिस है ये कहने के लिए कि ये रिस्क है या नहीं है। अब मुझे बताओ, डेटर डेज कम हो रहे होंगे तो क्या भी रिसीवेबल का रिस्क है? नहीं। बात समझ आती है कि डेटर डेज आपकी कम हो रहे हैं तो रिकवरी अच्छी है, ना कि बुरी हो आपकी। बात क्लियर है? हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों, सेल्स कम है तो रिसीवेबल कैसे ज्यादा हो सकते हैं? तो बेटा यही तो रिस्क था, यही तो रिस्क है कि आपके रिसीवेबल पाइलअप होते जा रहे हैं और वो रिकवर नहीं हो रहे। सही है? तो अगेन अभी तो हम इसको ऑडिट करेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं इसके अंदर कि व्हाट आर द रिस्क, मुझे फोकस किस जगह पे करना है। अच्छा, आप अपने आप पे रख के सोचो, आप इसी कंपनी का समझे ऑडिट कर रहे होते, आप चले गए ऑडिट करने और आपको पता लगा कि यार ये सिनेरियोज हैं कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो रहे हैं और रिसीवेबल रिकवर नहीं हो रहे, तो आपका टारगेट एरिया क्या होगा? ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना जिसके पैसे कहीं टाइम से रिकवर, तो आप बोलेंगे उसको स्पेसिफिकली प्रोवाइड करो, राइट ऑफ करो या प्रोविजन बुक करो उसका। तो ये आपको कब पता लगेगा? जब आप रिस्क
असेस करेंगे। तो आपको टारगेटेड ऑडिट करना है कि जगह पे पहुंचना ये मसला है। भाई इसकी मैं बेसिक एग्जांपल ये देता हूँ कि जब आप बीमार होते हैं तो आपके टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट में डायग्नोज होता है कि भाई ये मसला है, तो वो मसला सही करने के लिए पहले डायग्नोस्टिक होता है ना कि डायग्नोज करो मसला क्या है। तो ये सॉर्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट इज अ डायग्नोस्टिक कि भाई डायग्नोज करो कि मसला क्या है, जगह पे जाके आप उसको सही करो, ताकि क्योंकि देखो आपके पास टाइम कम होता है, हर एक चीज को चेक नहीं कर सकते। चेक टोटलिटी में मतलब कितनी रिसीवेबल्स होंगे, हो सकता है 1000 कस्टमर्स हों। अब 1000 कस्टमर से जब सामने को बोलोगे ना भाई मुझे मसला लगा, तो बताओ कौन से रिसीवेबल ऐसे हैं जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, तो वो फिर आपको बताएगा। क्या वो आपको बताने पे पाबंद है? कैसे? एंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है, पहली क्लास में सिखाया है, बात क्लियर है। ये फिर आरे को ओवर स्टेटमेंट का रिस्क नहीं होना चाहिए। आरे रेवेन्यू नहीं, पता नहीं क्या क्या रही है फैजी, आरे का क्या मतलब है? रेवेन्यू अकाउंट। तो मेरा भाई, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट कह तो रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, कल ग्रुप पे भी बता रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ, रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क मैंने मना किया है या है ही है, मैंने तो मना ही नहीं किया जानी। अच्छा देखो, अब फराज हैदर ने कहा कि रिसीवेबल फेक भी हो सकते हैं रिस्क। अगेन आपने ये नहीं लिखना कि रिसीवेबल फेक हो सकते हैं, आपने लिखना है रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, उसके अंदर फेक भी ऑटोमेटिकली कवर। आपके अल्फाज चुभने वाले नहीं होने चाहिए। यानी आप एग्जाम्पल दें, आपको समझाता हूं मैं आपको। आप किसी क्लाइंट के पास गए, आपने उसको कहा कि तू चोर है, तुम्हारे फेक रिसीवेबल बुक हुए हैं, तो सामने से वो बोलेगा अबे तेरी ऐसी कैसे हाथापाई हो गई। या तो आप यूँ बोलेंगे आपके रिसीवेबल डेज क्यों इंक्रीज हो गए हैं, क्या आपके रिसीवेबल्स ओवर स्टेटेड तो नहीं है, क्या मसला है? ये कहना अच्छा है या फेक कहना अच्छा है? बात तो वही है ना कि रिसीवेबल ज्यादा क्यों हो रहे हैं। तो अल्फाजों का चुनाव बिल्कुल सही होना चाहिए एग्जाम के अंदर, वरना आप तो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड है। भाई एरर भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, और गलती ये हो सकती है कि हो सकता है प्रोविजन ना बुक किया हुआ, इंटेंशनली ना किया हुआ ये फ्रॉड है, अनइंटेंशनली ना किया हुआ ये एरर है। बात समझ आई? तो हमें दोनों एक्सपेक्ट को कवर करना, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। सही है जी, आई होप अब ये बात क्लियर है। सर जो आप स्टडी मटेरियल दे रहे हैं वो बुक में अवेलेबल है? सब अवेलेबल है, बुक में सब अवेलेबल है। सही है जी। अच्छा एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं रजिस्टर में क्या लिखूं। देखो ये जो सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, ये बुक में लिखी हुई हैं। अब बुक पब्लिशिंग में टाइम लगा तो मैं पहला चैप्टर तो आपको भेज ही दूंगा, आज मुझे याद करा देना, मैं पहला चैप्टर भेज दूंगा आपको। भेज दिया था सॉले ने, पक्की बात है, उसमें सब है। अच्छा अब यूजुअली क्या होता है कि मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई जब बुक इतनी मेहनत से बनाई है, मेरी सारी बातें पिछले बैचेस तक की उसके अंदर हैं, आप उसके ऊपर मजीद अपने लिए नोटिंग करते हैं, जो मैं एडिशनल एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसी बात है, रोज़ नया ऑर्डर नए एग्जाम्पल वो डालता हूँ, तो उसमें मजीद लिखते रहें बस आप। सही है, तो ये अप्रोच होगी। इन्वेंट्री डेज इंक्रीज होने से क्या मतलब है बेटा? इन्वेंट्री डेज इंक्रीज होने से मतलब ये है कि आप पहले अगर इन्वेंट्री 15 दिनों में बेच रहे थे, अब वो 45 दिनों में बिक रही है। तो इस सवाल में ऐसा क्यों था? क्योंकि डिमांड ही नहीं थी आपकी इन्वेंट्री की। जब डिमांड ही नहीं थी तो आपको मजबूरन उसको कम प्राइस पे बेचना होगा। जब मजबूरन उसको कम प्राइस पे बेचोगे तो हो सकता है कि आपकी कॉस्ट से आप नीचे आ जाएं और आपका एनआरवी लॉस हो जाए। मैं हो सकता है कह रहा हूं, मैं यकीन से, क्योंकि ये रिस्क है। हो सकता है यू विल बी एबल टू मैनेज टू सेल द इन्वेंट्री, तो बेच दें, मना तो नहीं है, पर ऑडिटर को प्रूव करें आपके मैं बेच सकता हूं उसको। बात क्लियर है? ये तो ऑडिट करना सीखेंगे कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। मोहिब क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके जी। अब आप, अच्छा एक बच्चे ने सवाल भी किया था, आप भी कल लेके आए थे मेरे पास, तो इन्होंने कहा कि सर इसमें रेशोज दिए हुए नहीं थे, तो मैंने डेटा इसलिए दिया था कि आप रेशोज निकालें। यानी एक बच्चा कह रहा था मुझे मैसेज पे कि सर डेटा डेज तो दिए हुए नहीं, आप कैसे बात करें। मैंने कहा भाई मैंने डेटा दिया इसलिए था, मैंने कह के भी दिया था क्लास में कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी रखूंगा, खुद सोचना। तो कुछ बच्चों ने डेज निकाले थे, कुछ बच्चों ने डेज नहीं निकाले थे, तो दैट यू कैन यूज, यानी आपको नंबर्स दिए हुए तो आपको उसको यूज करना है। आप यूं सोचो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हो, उस कंपनी के फाइनेंशियल आपके सामने आया, आप बोल रहे हो अच्छा यार इसमें ये चल रहा है, तो बगैर किसी के डिस्कशन के आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके भी रिस्क निकाल सकते हैं। सही है जी। आगे अब हमने ये कहा कि भाई एक दूसरा केस फैक्टर है, केस 4, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा मैं जरा एक बात बताता हूं आपको, प्रॉफिट मार्जिन का मतलब यह है कि अगर मैं एक यूनिट, सही है जी, ₹100 का बेचता हूं, सही है जी, तो मेरी उसके ऊपर आप ये समझे कॉस्ट लगती है ₹40 की, अजम्पशन है।
सही जी, या इसको मैं 60 कर लेता हूँ ताकि ऊपर वाली एग्जाम्पल से मैच हो जाए। तो मैं अगर आपसे कहूँ मैं पर यूनिट कितना कमा रहा हूँ, 40। अच्छा, अब मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं इसके अंदर 1 मिलियन की क्वांटिटी क्यों ना कर लूँ, मेरा परसेंटेज वाइज मार्जिन सेम रहेगा। अच्छा, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे सारे एलिमेंट्स हैं, मैं आपको 2-3 चैप्टर साथ लेके चल रहा हूँ, फिर हम एक साथ रीड करेंगे सब। अगेन पहले बताओ, अगर 40 को 100 से डिवाइड करूँ कितना आता है, 40%। ये हो गया जीपी मार्जिन, ये क्या हो गया, जीपी मार्जिन। अच्छा, अब मैं आपको कहूँ कि मैं 1 मिलियन यूनिट्स को बेचूं, यहां पे भी मेरे बच्चों अगर मैं 1 मिलियन यूनिट्स को बेचूं तो भी मेरा जीपी निकाल के देख लेना, परसेंटेज 40 ही आएगी, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ वेटेज को ऐड कर दिया है, क्वांटिटी। किसको ऐड कर दिया है, क्वांटिटी को। यानी भाई आप जितना ज्यादा बेचते रहेंगे पैसा उतना जाएगा, पर कमाई में फर्क नहीं आएगा। कमाई अभी भी कितने परसेंट है, 40% है। पहले बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? चलिए जी। अच्छा, पहले बताओ, अगर 100 को मैं 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करूं आता कितना है, 100 मिलियन। और ये कितना आ गया, 60 मिलियन। ये आ गया, स्टिल इट विल बी 40%, ये अभी भी 40% है। अब कहने का मकसद ये है कि सर अगर ये अभी भी 40% है, अभी भी ये 40% है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं जितनी भी क्वांटिटी बेचता रहूं, मेरा परसेंटेज वाइज मार्जिन सेम रहेगा। ये तो हमने कॉस्टिंग में भी सीखा हुआ और यहाँ पे हमने एक रिकैप ले लिया ताकि आप कनेक्टेड रहें। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि इस साल आपका मार्जिन जो है रिड्यूस हो गया। अच्छा, अब यहां पे हमें लिखने की बात यह है कि आपके जो मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस होते हैं 2 वजह से। या तो आपकी सेलिंग प्राइस कम हो जाए या कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, ऐसा ही है। अच्छा, अब जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे और आपने देखा पिछले साल के मुकाबले में इस साल का मार्जिन गिर गया, एक बेवकूफ बच्चा पता है क्या करता है, बोलता है वो सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, नो रिस्क। आप देखें, सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट भी, नॉर्मल बच्चा बोलेगा भाई रिस्क ही नहीं है। पर मैं कह रहा हूं मार्जिन तो निकाल के देख लो, मार्जिन आपका आधा हो गया है। मार्जिन आपका आधे मार्जिन होने का मतलब यह है कि देयर इज सम प्रेशर ऑन द एंटिटी कि वो प्राइसेस को रिड्यूस कर रहा है, वो प्राइसेस को। भाई मुझे एक बात बताओ ना, आपने मार्जिन ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं अपनी कमाई कर लेंगे। यानी आप बात समझें, पहले आप अगर 100 रुपये के गुड्स बेच रहे थे तो आप उसको अब 80 पे ले आए, या तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई है। इन बोथ केसेस यार, इन बोथ केसेस हो सकता है कॉस्ट आपकी सेलिंग प्राइस को सरपास कर जाए, नहीं हो सकता है ना, और हो सकता है आप सेलिंग प्राइस करीब ला के एनआरवी लॉस बुक करें फिर। तो क्या मुझे यकीन है, शक है, शक है, तो ये यहां से निकलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये मसला है, हो सकता है कि एंटिटी की स्ट्रेटजी हो कि वो क्वांटिटी पे खेलना चाह रहा हो और आवाम को घेरना चाह रहा हो, पर अगेन दिस हैज टू बी एक्सप्लेन बाय द एंटिटी। मेरा काम नहीं है, मैं उससे सवाल करूंगा, वो मुझे बोलेगा कि भाई ये स्ट्रेटजी है, हमने जानबूझ के मार्केट में शेयर बढ़ाने के लिए अपने प्रॉफिट्स को क्या किया है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मार्केट का शेयर लेना चाहते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपके मार्जिन्स, क्योंकि आप क्वांटिटी पे खेलना चाह रहे हैं। बोले जब हम मार्केट शेयर ले लेंगे फिर हम देख लेंगे मार्जिन हमें क्या करना है फिर से। ये तो मैं आपके जवाबात बता रहा हूं जो क्लाइंट यूजुअली देता है। पर अगेन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, क्या ये बात आपको क्लैरिटी समझ आ रही है कि ये जीपी रेशियो के गिरने का मतलब है देयर इज समथिंग फिशी। मसला ये है कि आप सेलिंग प्राइस क्या करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मार्जिन कम हो रहा है। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि आपके मार्जिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और ऐसे में आपको 3 सालों का डेटा दूं तो 3 सालों का आप देखेंगे तो आपके रेशियो कम होते होते दिख रहा होगा। तो दिस इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द एंटिटी टू रिड्यूस प्राइसेस एंड देयर इज अ रिस्क दैट प्राइस माइट गो बिलो द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, देयर इज अ रिस्क दैट प्राइस माइट गो बिलो द। अगेन आई एम सेइंग विद दिस द कंफर्मिटी और द रिस्क, रिस्क है। ये सारे चीजें लेके जाओगे ना तो क्लाइंट आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। अच्छा, इवन ये भी बोल सकता है, पता है, वो बोलेगा कि यार देखिए बाकी प्रोडक्ट्स के प्राइस तो सही हैं, पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें लाजमी प्राइस क्या किए हैं। मैं सीधा पकड़ूंगा, मैंने कहा अच्छा वो वही चेक कराओ, क्योंकि फिर एनआरवी का रिस्क बाकी में तो होगा ही नहीं ना, फिर किस में होगा, उस स्पेसिफिक में। तो ऐसे हम टारगेट पे पहुंचते हैं। पर अगेन ये रेशियोज बड़े काम के हैं।
और रेशियोज काम के तो आपको समझना है कि इसको रेशियोज को FAR 1 में उस हद तक सीखा था, अब आप ऑडिट के पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं। यहाँ तक कोई मसला? चलिए जी, यानी हम ये कह सकते हैं हाउ टू चेक रियली क्लाइंट इज यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी टू गेन मार्केट शेयर। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात है, ये तो ऑडिट पूछ रहे हैं मुझसे कि ऑडिट कैसे करेंगे, आगे सिखाने पर बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि सर मैं कैसे इंश्योर करूँ, क्लाइंट की बात पर यकीन कैसे करूँ कि वाकई में वो स्ट्रेटेजिकली ये कर रहा है। मैं बोलूँगा भाई पिछले साल की सेल दिखा दो क्वांटिटी, और इस साल की क्वांटिटी दिखा दो। इस साल की अगलेट से मैं कह रहा हूँ कि भाई 2023 है और 2024 है, मैं 23 का ऑडिट कर चुका हूँ। ये देखो ये रहा, यहाँ पे 21-22 है, 21 में मार्जिन कितना है जानी 40%, इस साल कितना है मैं बोलूंगा सही है, 21 में मार्जिन 40% था, तो मैं कहूंगा कि आपने प्राइसेस हाई रखे हुए थे, प्राइसेस हाई रखे हुए थे। मैं बोलूंगा बताओ कितनी कस्टमर वाइज ब्रेकअप दे दो, किस किस को कितना बेचा था। और मैं इस साल देखूंगा तो नए कस्टमर्स भी आए गए होंगे, क्योंकि आपने मार्केट शेयर, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका ये है ताकि मैं उसकी बात को वैलिडेट कर सकूं, क्योंकि वो जो कह रहा है लाजमी नहीं है कि मैं उसको मान लूं। वो कह रहा है कि भाई मैंने मार्केट शेयर इंक्रीज किया, तो मार्केट शेयर हैज टू बी वैलिडेटेड बाय द एडिशनल सेल्स टू कौन से कस्टमर, न्यू कस्टमर्स। तो वो मैं देख लूंगा, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। लो बात क्लियर है? हाँ जी, एक्सेल 11 सही है। चलो जी डन। यानी ये तो ऑडिट करने का तरीका हो गया। रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कैसे सर रिपीट करते हैं वापस से, कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, मैं वापस से बता देते हैं। मैंने कहा हमने बचपन में जीपी रेशियो निकालना सीखा था, ऐसा ही है ना। जीपी रेशियो ये बताता है कि आप एक यूनिट की सेल पे कितना % कमाते हैं। तो मैंने बच्चों को ये कहा कि भाई अगर 100 रुपए का यूनिट में बेचता था, 60 रुपए पर यूनिट की मेरी कॉस्ट थी, तो कमा कितने का था 40। तो एक यूनिट पे कितना मार्जिन है, यानी 40 मेरी पॉकेट में जाता है। अब मैं 1 मिलियन यूनिट्स भी बेच दूं, 1 मिलियन यूनिट की कॉस्ट भी लगा दूं, तब भी मेरा मार्जिन कितना रहेगा 40% रहेगा। यहां तक क्लैरिटी है? यानी मैं कह रहा हूं परसेंटेज वाइज इट विल बी सेम, परसेंटेज वाइज इट विल बी सेम। क्योंकि अच्छा फिर मैंने यहां पे बच्चों को बताया कि आपका मार्जिन रिड्यूस कब होगा। आपका मार्जिन रिड्यूस होगा 2 वजह से, या तो आपकी सेलिंग प्राइस कम हो रही हो, या तो कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूं, पर यूनिट। यानी एक यूनिट अगर मुझे महंगा मिलने लगेगा तो मेरी कमाई क्या हो जाएगी, खुद सोचो यार, अगर 100 रुपए की चीज बेचता हूं और कॉस्ट 80 हो गई तो मैं कमाऊंगा कितने। तो क्या मैं यूनिट्स भी बढ़ा दूं? यूनिट्स मेरे ज्यादा बिके, कोई मसले वाली बात नहीं, आप सब मुझे बताएंगे। यूनिट्स अगर मैं बेताशा 2, 5, 10 मिलियन बेच दूं यूनिट्स, तो क्या मार्जिन में तो फर्क आएगा ना, क्योंकि मेरी कमाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इस केस में देखूं, मैं कहूं कि भाई मेरी कॉस्ट इनहांस हो गई, मेरी क्या कॉस्ट क्या हो गई, इनहांस हो गई। मैंने 2 मिलियन यूनिट्स बेच दिए, पर मेरा मार्जिन क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। यानी मेरी एक्चुअल कमाई में रिडक्शन हो जाएगी। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब मैंने कहा बच्चों को कि एग्जाम में यू मे इनकाउंटर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। बच्चा देखेगा नंबर्स को, बच्चा बोलेगा अच्छा सेल इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, सब सही चल रहा है माशाल्लाह, पर हमने कहा जीपी रेशियो निकाल के देख लो। जीपी रेशियो आधा हो चुका है। जीपी रेशियो के आधे होने का क्या मतलब है, या तो कंपनी सेलिंग प्राइसेस या तो कॉस्ट ऊपर जा रही है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, सो देयर इज अ रिस्क कि एक पॉइंट आए जिस पे सेलिंग प्राइस कम होते होते कॉस्ट के करीब आ जाए, और दैट माइट गो बिलो द कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट से नीचे लिएगी तो एनआरवी लॉस का रिस्क है। क्या मैं यकीन से कह रहा हूं, शक से कह रहा हूं? तो मैं अगेन ये कह रहा हूं, ये फैक्टर्स हैं। जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे ना, तो आप पता है सवाल पूछने का तरीका है, क्योंकि इंक्वायरीज तो मैंने सिखाई नहीं ना अभी, क्योंकि मैंने कहा वो तो आज तक पूछी नहीं है। एग्जामिनर आपको बोलेगा भी व्हाट सॉर्ट ऑफ इंक्वायरीज यू विल परफॉर्म आफ्टर योर रिस्क असेसमेंट। तो आप बोलोगे मैं तो रिस्क असेसमेंट सीख के गया था, वो तो बोल रहा बताओ क्या पूछोगे। तो आपका सवाल करने का तरीका होगा पहले उर्दू में, फिर इंग्लिश में। इंग्लिश में आप लोग बताएंगे, मेरी वीक है इधर। पहली चीज़, सबसे पहले उर्दू में आप ये पूछेंगे क्या तुम लोगों ने प्राइसेस कम किए हैं? बोलेगा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें क्या बोलेगा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अच्छा, फिर मैं दिमाग खराब पे दूसरा सवाल पूछूंगा, क्या कॉस्ट ऊपर गई है? क्या अजीब फजूल बातें कर रहे हो। मैंने कहा तो जीपी रेशियो क्यों कम हो गया? बोलेगा अच्छा हाँ वो जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं ना, उस पर हमने प्राइस कम किया। मैंने कहा आप किसका दिमाग खराब हुआ है? आपका। अब बताओ वो गुड्स कौन से हैं? मैं जाके देखूंगा, खस्ता हालत में होंगे तो एनआरवी लॉस बनता है या नहीं बनता? बनता है, जिसकी वजह से ये हिट हुआ है। भाई दैट मीन्स कि आप पूरे चंक ऑफ इन्वेंट्री में से किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम करोगे, जीपी रेशियो क्या होगा, हिट होगा। तो अगेन क्या क्वांटिटी जीपी रेशियो को हिट करती है? प्राइसेस। ये बात अपने भेजे में फिक्स कर लो, और ये यहां से रिस्क ड्राइव होगा आपका कि हाँ यार मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने बोला मुझे बताओ कि भाई कौन से ऐसे गुड्स हैं जिस पे मौत आई हुई है, प्राइसेस आप कम किए जा रहे हैं।
कम किए जा रहे हैं तो मतलब ये है कि वो बिक नहीं रहे, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एज देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन मार्जिन्स। सही है, तो हम लिखने का तरीका क्या होगा, एज द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी आर कंटिन्यूइंग डिक्लाइनिंग, कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग, देयर इज अ रिस्क ऑफ overstatement of inventory and understatement of NRV losses. बात क्लियर है? As some inventory might be impaired and appropriate NRV loss might not have been recorded by the company. बात समझ आ रही है? लिख लो इस फैक्टर को, जैसे मैं बता रहा हूं लिख भी लो ऐसे। मैंने कहा companies margins have been declining continuously. Companies' margin have been declining continuously. This indicates that the company's inventory, this indicates that the company's inventory might have been impaired. This indicates that the company's inventory might have been impaired and no NRV losses slash appropriate NRV loss has been booked by the company. Appropriate NRV losses has been booked by the company. या तो मैं कह रहा हूं कि बुक ही नहीं किया होगा, या तो appropriately बुक नहीं किया होगा, क्योंकि गिवन साइड ऑफ इंफॉर्मेशन में तो मुझे ये पता लग रहा है ना कि भाई हो सकता है कि बुक ही ना किया, हो सकता है कि सही बुक ना किया हो, तो ये बात है। और अगेन पहले बताओ ये रिस्क फैक्टर पूरा समझ आ गया कि हमने मार्जिन से उसको कैसे कनेक्ट किया है इस रिस्क फैक्टर को। अगेन देखो ये सवालात होते हैं आपको जो आपको टारगेट पे पहुंचा देते हैं। अब मुझे खुद बताओ, आप अगर इस चीज़ को समझे बगैर जाओ तो क्लाइंट आपको बोलेगा कोई मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं तो मतलब सब सही है। तो आप कभी भी रिस्क डिटेक्ट, यू नीड टू गो टारगेटेड, आपको जगह पे वो खुद पहुंचाएगा कि हाँ भाई इसको पता है, वरना फिर ये जाहिर सी बात है दूसरे सवालात करेगा कि और चीज़ों में घुसेगा तो वो खुद बता देगा भाई ये मसला है। तो वो तब बताएगा जब आपको रिस्क असेसमेंट प्रॉपर होगी। यहाँ पे क्लैरिटी है? चलिए जी अगले उस पर चलते हैं। अच्छा, अब अगले रिस्क फैक्टर पे जाने से पहले जरा मैं चाह रहा था कि एक हल्की फुल्की बुक रीडिंग, यार ये मेरे ख्याल से मैं जूम कर लेता हूँ, ये इसका अब क्लियर है? चलें जी ये जूम कर लेता हूँ मैं। ऑनलाइन वाला आपको क्लियर है भाई? जल्दी से बता दो। ओके जी गुड। आगे देखो ये पहला चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर है आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं आइजा 315 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 315। जैसे उस दिन बच्चे ने पूछा था 200 चैप्टर है, भाई शुरू 200 से हो रहा है, फिर 210 आ जाता है, बीच के 1 2 3 4 5 6 नहीं है। सही है, वो उनका अपनी सीक्वेंस है, तो हम क्या करें? सही है ना, अब इसकी कोई लॉजिक नहीं पूछना सर 200 के बाद 210 क्यों आ गया, सही है 210 के बाद 300 क्यों आ गया, फिर 315 क्यों है, भाई यही है, उसको सीक्वेंस पे मैं लेके चल रहा हूँ, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक। चलिए जी आगे सुनिएगा। आइजा 315 हम कर रहे हैं। आइजा 315 चैप्टर का नाम है आइडेंटिफाइंग रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। वापस से 315 का नाम क्या है? आइडेंटिफाइंग रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा, ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ली थी, ये किसकी अंडरस्टैंडिंग थी? एंटिटी के फाइनेंशियल्स की, एंटिटी के फाइनेंशियल्स की। क्या मुझे रिस्क पता लगा? यस। वो कहता है कि भाई जब आप समझोगे तो आपको रिस्क खुद ब खुद पता लग जाएगा, तो वो दिमाग उस वे में फंक्शनल करना चाहिए आपका। आगे जी, शुरू कहां से करता है वो? ऑब्जेक्टिव। इस आइजा के आने का मकसद क्या है? वो मकसद की बात कर रहे हैं हम। टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर या तो एरर से हुआ हो या फ्रॉड से हुआ हो, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि पूरे फाइनेंशियल्स में मसला, असर्शन का मतलब होता है एक जगह मसला।
जो मैंने अभी पीछे इन्वेंट्री का एग्जाम्पल दिया आपको, असर्शन था फाइनेंशियल था? कैसे पता? सिर्फ इन्वेंट्री में मसला है, वो भी वैल्यूएशन में। पहले बताओ, बात क्लियर है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मसला, पीपी भी गलत, इन्वेंट्री भी गलत, बहुत सारी चीजें गलत। तो कुछ रिस्क ऐसे होंगे आगे जाके जो मसला किस लेवल का क्रिएट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का। और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो असर्शन लेवल पे कर रहे हैं, टारगेटेड, किस किस जगह मसला है। बात क्लियर है? चलें जी, फिर वो बोल रहा है ये रिस्क आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स, अच्छा मेन चीज है इसके अंदर, इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, इंक्लूडिंग एंटिटीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहली क्लास में ये थ्योरी करते तुम बोलते पता नहीं क्या है, पर अब तुम देख लो, मैंने तुम्हें कहा था ना इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। मैंने कहा भाई साजा का मकसद क्या, आइडेंटिफाई करना है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे जितने भी सवालात मैंने दिए तुम्हें, या केस स्टडी थी उसमें ये पूछा था उसने, या केस स्टडी थी जो इस पे बेस कर रही थी? वो कह रहा है कि भाई आइजा 315 तुम्हें कह रहा है बिफोर यू स्टार्ट ऑडिट आप सिंपल एक काम करें ना, रिस्क असेस करें, चाहे वो एरर की वजह से हुआ हो या फ्रॉड की, यानी आप रिस्क आइडेंटिफाई करें मिस स्टेटमेंट का, गलती का, कि गलती कहां हो सकती है, पर वो गलती किस वजह से हो सकती है? तो फ्रॉड की वजह से, पर वो गलती चाहे फ्रॉड की वजह से हुई हो चाहे एरर की वजह से हुई हो, आप रिस्क असेस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप समझेंगे एंटिटी को, एनवायरनमेंट को। बात क्लियर है? अच्छा जो मैंने केस स्टडी दी थी उसमें एनवायरनमेंट में क्या चल रहा था? डिक्लाइनिंग डिमांड, शिफ्ट ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस, तो ये एक हो गया एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग। मैंने सोचा क्या इसका इंपैक्ट इस इदारे पे है? यस, माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, ऑब्सोलीट होगी तो एनआरवी का रिस्क है, ये कनेक्ट हो गया यहां से, असर्शन लेवल। इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे हैं, असर्शन लेवल। रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, असर्शन लेवल। आपके कैश फ्लो डिक्लाइन हो रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही, इंपेयरमेंट ऑफ पीपी। तो ये सारे रिस्क केटर करके वो बोल रहे, तभी अंडरस्टैंडिंग लोगे तो समझ जाएगा। मुझे बताओ तुम्हें समझ ही नहीं होती, तमीज ही नहीं होती कि रेवेन्यू गिर रहा है, प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, लॉसेस आ रहे हैं, तो इंपेयरमेंट का रिस्क के पास समझा तो समझ आया ना। FAR 1 लेवल पे किया हुआ तो है कि चलो भाई वैल्यू न्यूज निकाली, ढक करके आंसर रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया, हुआ तो हुआ, नहीं वरना आगे। यही रट्टा लगाया ना कि रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे, चलो भाई आगे हो जाएगा, बट वो है यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन है। क्लियर है? आगे सुनिएगा, वो बोल रहा है आपको अंडरस्टैंड करना है किसको? एंटिटी को, एनवायरमेंट को और इंटरनल कंट्रोल को। ये भी अलग से चैप्टर है जो यहाँ की कनेक्टिविटी में निकलती है, शाख इसकी। इंटरनल कंट्रोल को समझ के रिस्क कैसे पता लगेगा जरा समझाता हूँ, सुनिएगा। ARTD की एग्जांपल से शुरू करता हूँ। पैसे आप यहाँ जमा कराते हैं, जो कैश जमा कराते हैं काउंटर पे जमा कराते हैं ना, समझो मैं ARTD का ऑडिटर हूँ, मैं तो खैर स्टेक होल्डर भी हूँ बट ARTD का ऑडिटर हूँ फिलहाल समझने के लिए। ARTD का ऑडिटर हूँ, ARTD की बुक्स के अंदर कैश एंड बैंक आ रहा होगा, हाँ या नहीं? आ रहा होगा। चलें जी, मुझे ये स्टैंडर्ड कह रहा है देखो इदारे ने कैश के ऊपर क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं। कंट्रोल का मतलब है कुछ इंतजाम किए हुए हैं जिससे कैश चोरी ना हो। अगर मैं देखूं कि दरवाजा लॉक नहीं होता, कैमरा नहीं लगा हुआ, कोई भी बंदा हाथ डाल के पैसे निकाल के जाके खा सकता है, यहाँ पे पेन रात को बिरयानियां खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ क्या वहां पे कंट्रोल्स हैं या वीक हैं? तो वो कहता है कि जब आप किसी इदारे का ऑडिट करने जाए ना, तो आप बैलेंस शीट के हर एक लाइन आइटम पे देखें क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं। अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो वहां पे रिस्क, बताता हूं कैसे, कनेक्ट करूंगा अभी। समझने की बात यह है कि इदारा कह रहा है कि मेरे पास 31 दिसंबर के ऊपर कैश मौजूद था 5 मिलियन का। कितने का? अगर वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई भी उठा के पैसे ले जाता है, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो बैलेंस शीट में कैश आ रहा हो वो ज्यादा हो असल में ना हो। तो ये तुम्हें कैसे पता? नजूमी हो, वीक कंट्रोल्स, बिकॉज यू हैव असेस्ड कि कंट्रोल है ही नहीं। तो वो ये कह रहा है कि भाई बीइंग एन ऑडिटर आप इदारे को भी समझें, आप एनवायरनमेंट को भी समझें, आप इंटरनल कंट्रोल्स को भी समझें। एक और एग्जांपल तुम लोग बताओगे, हाँ या ना, आप तुम्हें कनेक्ट करूंगा क्योंकि इंटरनल कंट्रोल का अलग से चैप्टर है, तो वो भी यहीं से समझेगा। ये पूरी रिस्क असेसमेंट की दुनिया है। अब तुम लोग मुझे बताओगे रिस्क असेसमेंट की दुनिया में कितनी चीजें होंगी? 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल। अभी हम एंटिटी एनवायरनमेंट खेल रहे हैं, इसके बाद क्या खेलेंगे? इंटरनल कंट्रोल। एक और एग्जांपल देता हूं, हमारे पास ARTD के अंदर बेसिक एग्जांपल देता हूं, कंपनीज पे तो जब चैप्टर शुरू कराऊंगा तब लाऊंगा।
ARTD के अंदर अगर हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो क्या उसकी प्रॉपर अप्रूवल होनी चाहिए? लेट से अगर ये थका हुआ लैपटॉप जो चल ही नहीं था, बिला वजह लगा के गया मेरे सामने, सवाल तो यही देख रहा हूँ मैं, ये लैक ऑफ कंट्रोल है ना। कंट्रोल ऐसे कि पूछ के खरीदा ही नहीं है चर्सियों ने, वो खरीद के आ गए। खरीदने के कंट्रोल्स क्या होते हैं? पहले आप कोटेशन लें, एक से या बहुत सालों से? बहुत सालों से। फिर देखें प्राइसिंग किसकी है, फिर उसमें वो जो स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, स्पेक्स हैं उसके, वो क्या है? जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस होगी, अच्छे स्पेक्स होंगे, मुझे ऑर्डर उसको देना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह वास्ते तो ये चल रहा, देखो ना कसम से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ये देखो कुछ भी कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है, बिला वजह रख के गया। क्लास के बाद देखते हैं उसको, कंट्रोल अब सही होंगे थोड़े से। अब समझने की बात यह है कि अगर तुम एक इदारे में जाओ और तुम्हें बोले एक बंदा कि पीपी मेरी बुक्स में इतने पे मौजूद है, अब मैं देखो कनेक्ट करूंगा लॉजिकली ऑडिट की जबान में, पीपी एक था 20,000 रुपए का, उसने खरीदा 45 का था, खरीदा तो वैसे ही इम्पेयर्ड है, था ही 20 का, खरीद के 45 का लाए, ऊपर से डेप्रिशिएट भी ज्यादा कर रहे हो। वैल्यू यूज वैसे ही है, इसकी क्या होगी वैल्यू इन यूज? तो मैं ऐसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है जी। यूजुअली इन लैपटॉप्स की वैल्यू इन यूज क्या होती है? 3 साल तो लाइफ होती है, 2 साल में खराब हो जाते हैं। अगर हम जैसा कोई जंगली यूज करे तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, सही है। क्या समझने की बात है, ये बिजनेस पीसीज ये होते हैं, ये रहे, जब हम एक्सेल पे करेंगे कुछ तो ये यूज करेंगे। खैर आगे सुनो, समझने की बात यह है कि जब आप पीपी का ऑडिट करने लगे किसी इदारे का, तो ऑडिट करने से पहले यू नीड टू असेस रिस्क। आपने देखा कैश एंड बैंक पे कंट्रोल्स हैं, आपने चेक लगा दिया यस हैं, तो वहां पे रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा अगर बात समझें, आप आ गए पीपीई के ऊपर, अब 2 चीजें कनेक्ट करूंगा, देखना मजा आ जाएगा। 2 चीजें, आपने देखा कैश फ्लो नीचे आ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी पीपीई की इंपेयरमेंट का रिस्क है, फिर भी पीपीई की इंपेयरमेंट का, पर ये रिस्क क्या कंट्रोल की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से? अदर फैक्टर। तो आपने दोनों को साथ मिला के चलना है। मैंने कहा चलो प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट आपने देखा कंट्रोल्स नहीं है, तो क्या पीपी पे रिस्क है? यस। अब आप मेरी एग्जांपल देखें जो मैंने कनेक्ट की, कंट्रोल नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, कितने पे भी खरीद सकता है, तो क्या ओवर वैल्यूएशन का रिस्क है? तो आप यहाँ पे जब ऑडिट कर रहे होंगे तो पीपी वैल्यूएशन पे फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपको पता है मसला यहाँ पर है, खरीदते वक्त कोई देख रेख नहीं है। तो आप फ्रॉड कैसे पकड़ेंगे? आप बोलेंगे कि भाई देखो एक चीज 20 की है, तुम कितने में ला रहे हो? बताएंगे सीएफओ को या दोस्त शाह विद गवर्नेंस। दोस्त शाह विद गवर्नेंस कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। उनकी नॉलेज में तो लाओ, बात समझ आ रही है? तो खैर समझने की बात यह है कि रिस्क असेस, मैंने तुम्हें कहानी क्यों सुनाई? कहानी इसलिए सुनाई कि रिस्क असेस करने के तरीके, अंडरस्टैंड योर एंटिटी, अंडरस्टैंड योर एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंड योर इंटरनल कंट्रोल। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, अकाउंट्स में रिसीवेबल्स आते हैं, हाँ चलें जी, डेटर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, क्या रिस्क है? रिस्क है। अच्छा अब मैंने कहा कि जो इदारा है ना, एंटिटी, वो जब किसी को उधार पे माल देता है ना, तो उसकी क्रेडिट असेसमेंट नहीं करता, उसकी क्रेडिट असेसमेंट। अच्छा क्रेडिट असेसमेंट का मतलब होता है कि जब इदारे उधार पे माल बेचते हैं ना, तो देखते हैं कि पहले उसकी इस्तात कितनी है, उसकी औकात के हिसाब से उसकी क्रेडिट लिमिट अप्रूव होती है, इससे ज़्यादा माल उसको नहीं बेचेंगे उधार पे। अच्छा अगर ये हटा दूं मैं, ये नहीं है, तो वहाँ पे रिस्क। तो अच्छा मैं कहूँ डेटर डेज सही है, फिर भी रिस्क है, क्यों? कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो क्या स्टैंडर्ड बिल्कुल सही कह रहा है कि आप कंट्रोल्स को भी समझें कि उस स्पेसिफिक हेड पे कंट्रोल्स क्या लगाए गए। एक और एग्जांपल ले लो, मल्टीपल हैं, क्या कहते रहो, खेलते रहो, बताता रहूँगा, समझ लो बस। आप आ जाएं सैलरी पे, सैलरी एक्सपेंस आ रहा होता है फाइनेंशियल्स में। अच्छा अब आप किसी गवर्नमेंट इदारे को उठा के देखें, उसमें वो भी इंप्लॉय होगा जो कंपनी में कभी भी नहीं आया, क्यों? वहां पे कंट्रोल नहीं है। अच्छा अब एक ऐसा इदारा है, जैसे तुम हमारे ईवाई की एग्जांपल ले लो, किसी लिस्टेड कंपनी की एग्जांपल ले लो, वहां पे जब बंदा रखा जाता है तो पहले डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन रेज करता है। रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट कि हमें ये बंदा चाहिए। अच्छा उसको इख्तियार ही नहीं है, खुद नहीं रख सकता, वो जाएगी एचआर के पास, एचआर करेगा इंटरव्यू, और फिर पेरोल का सिस्टम होता है। उस पेरोल के सिस्टम के अंदर हेड ऑफ एचआर के अलावा कोई बंदा एंट्री, तो जब एंटर ही नहीं होगा तो सैलरी निकलेगी कैसे उसकी? क्या ये कंट्रोल है? अच्छा इस कंट्रोल को हटा दूं तो क्या फेक एम्प्लॉयज का रिस्क होगा? तो सैलरी एक्सपेंस पे रिस्क होगा, तो ऐसे रिस्क निकलेगा। पर अगेन ये कंट्रोल, तुम्हें ये रिस्क कैसे पता लगा? जब कंट्रोल नहीं था। तो अब इसको अंग्रेजी को रीड कर लें वापस से, ताकि कनेक्टेड रहें वापस से।
ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आइजा इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और अल्लाह की कसम ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा। वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आइडेंटिफाई करना, असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एट एफएस लेवल और सो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तीनों बातें समझ आ गई। आगे देखो, अब बोल रहा है ये कर क्यों रहे हो, आगे सुनो, ये कर क्यों रहे हैं, प्रोवाइडिंग आ बेसिस, प्रोवाइडिंग आ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। इसको ऐसे ब्रेक करके करना है। वो बोल रहा है जब आप ये सब कर लोगे ना, ये आपको एक बेसिस देंगे ऑडिट करने के लिए, रिस्पॉन्स बनाने के लिए कि इस पे आपने काम क्या करना है, क्या चीज चेक करनी है। पर अगर ये किए बगैर करोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। आप खुद देख लें, इतनी एग्जांपल्स दी थी, आप ऐसे ही ऑडिट करके आओगे और बेवकूफ बना दिए जाओगे। तो अगेन इस आइजा का ऑब्जेक्टिव ये है कि रिस्क असेस करना, जो कि आपको एक बेसिस देगा कि आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। और रिस्पॉन्ड का मतलब है आपके ऑडिट प्रोसीजर्स, कि आप उसको चेक कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे, किस एक्सटेंट तक करेंगे। चलो तुम लोग बता दो, आज हम बुनियाद रख देते हैं ऑडिट की। जहां पे रिस्क ज्यादा वहां पे काम कम, काम ज्यादा, रिस्क ज्यादा काम कम, रिस्क ज्यादा है काम ज्यादा। अच्छा तो आप नजूमी, आपको पता होगा पूरे एफएस में कहां काम ज्यादा करना है, कैसे पता, रिस्क असेस करके। तो आप भी खुद समझ लो बात को, जहां पे रिस्क ज्यादा है तो उसको चेक करने के लिए काम भी। चलो एक और बात बता दो, बातों बातों में ये आइजा की बातें कर रहा हूं क्योंकि आगे अंग्रेजी रीड करेंगे खुद ही कवर होता जाएगा। जहां पे रिस्क ज्यादा है, जो बहुत ही टेक्निकल एरिया है, वहां पे किसी बच्चे को ऑडिट के लिए लगाओगे, एक्सपीरियंस स्टाफ को? क्यों? रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, मसला ज्यादा है, तो मसला ज्यादा है तो वहां पे चेकिंग भी। तो एक अच्छा रिसोर्स लगाना है जो कि वेरीफाई करे सही तरीके से। बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ यू डू ऑडिट। पर अगेन ऑडिट तब हो पाएगा जब इफेक्टिवली आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क। अब आगे देखें क्या कहता है। वो बोल रहा है आपको रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्या लिखा हुआ है, एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की। अच्छा भाई अब आगे देखिएगा, वो बोलता है एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में आप उसकी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेना। इंडस्ट्री में क्या आ रहा है, मार्केट एंड डिमांड, कैपेसिटी, प्राइस, कंपटीशन, सारी बातों बातों में की हमने। अभी कितनी एग्जांपल्स दी है प्राइस मार्जिन वाली। साइक्लिकल और सीजनल एक्टिविटी, जैकेट बिक रहे हैं गर्मियों में, आइसक्रीम बिक रही है मत सर्दियों में, डबल सेल्स हो गई भाई, क्या कर रहे हो ये? बात समझ आ रही है? तो वो कहता है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो तो साइक्लिकल एक्टिविटी को भी दिमाग में रखें कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, ईयरली साइकिल क्या है, कब कौन सी सेल्स बनती है, कब कौन सी सेल्स नहीं बनती है। तो ये भी दिमाग में रखना है। देखो ये सारी रिस्क असेसमेंट है। अब आपको इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होगी तो कर पाओगे ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर एक जो है वो जैकेट बनाती है कंपनी, तो जैकेट बनाती है तो उसकी सेल्स ज़्यादा कब होनी चाहिए, सर्दियों में। तो आपको अंदाजा होगा, आपने देखा जून के महीने में भाई 200% सेल है पूरे साल की, तुम लोग वाह भाई वाह कौन बेच रही है। तो वो वही अगेन वो तब होगा जब आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेंगे आप उसको पता है क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ डेटा। ऑडिट में सीखेंगे, जब ऑडिट कर रहे होंगे भी तो रिस्क असेसमेंट है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है आप उससे मंथ ऑन मंथ सेल मांग लेते हैं कि मंथ ऑन मंथ आपने कितना किया, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि जून जुलाई में कम सेल हो, ज्यादा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि भाई ज्यादा हुई है, उसके बेसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, पर आपका रिस्क तो सही है ना। वो कहेगा भाई हमने जो है ऑर्डर्स बनाए थे क्योंकि हमें सर्दियों में डिलीवर करने थे, उन्होंने हमसे पहले ही ले लिया, तो वो लेके क्या सेल नहीं बुक करूँ? मैंने कहा सही प्रूफ करा दो, मुझे ये स्पेशली चेक करा दो, तो मैं स्पेशली चेक कर लूंगा ना। कल को कोई मुझसे सवाल करे, लेट्स से आए के आके आपका रिव्यू करता है कि आपने ऑर्डर सही किया या नहीं किया, तो हमारे ऊपर भी तो रेगुलेटर बैठा हुआ है ना। तो कल को आके बोलेगा भाई जून में कैसे सेल हो गए, तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई मैंने ऐसे चेक किया है इसको, तो आपसे पहले मैं रिस्क असेस करके बैठा हुआ था, क्योंकि जैसे आप रिस्क असेस करेंगे वैसे आईकैप भी रिस्क असेस करेगा। तो आपके पास उसके प्रॉपर रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। इदारा तो जवाब दे है, उसके बाद हम जवाब दें, क्योंकि हमारे साइन की वैल्यू है। सही है जी। खैर आगे वो आगे क्या है, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू द एंटिटीज प्रोडक्ट। अच्छा अगर आप एक हाई टेक कंपनी में जैसे कोई मोबाइल बनाती है, अब आप मुझे बताओ एक आईफोन की कंपनी में आईफोन 7 अभी भी पेटी पैक पड़े हुए हों
और उसकी कॉस्ट आ रही है कोई 2-2 लाख रुपए, एनआरवी लॉस है ना। तो वो कह रहा है टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट को भी देखो, क्या टेक्नोलॉजी जल्दी स्विच हो रही है? अगर टेक्नोलॉजी जल्दी स्विच हो रही है तो अकॉर्डिंगली आपकी वो चीज़ें आपके एफएस में क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी, इवन पीपी भी इम्पेयर हो सकता है। आगे एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट, आपको भाई जाहिर सी बात है एनर्जी सप्लाई हो रही है जिससे आप ये चीज़ें बनाते हैं, अगर वो कॉस्ट ज़्यादा हुई तो आपके मार्जिन क्या होने चाहिए? अगर मार्जिन आपको एफएस में ज़्यादा होते हुए देखते हैं तो दिस इज अ रिस्क क्या हो सकता है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपकी अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का रिस्क है, पर अगेन आपको पता कब लगेगा, जब आप एनटीडी और एनवायरमेंट की क्या लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क का मतलब है जैसे मैंने आपको कहा कि भाई फ्रोजन फूड्स थे, अब लोगों का उससे ध्यान, तो इस इंडस्ट्री में फ्रोजन फूड जितनी कंपनियां बना रही होंगी वो सबका रिस्क एक ही है। तो अगर लेट्स से मैं 3 कंपनियां ऐसी ऑडिट करता हूं जो फ्रोजन फूड्स को बनाती है, तो मुझे बताओ फ्रोजन फूड जो बनाएगी उसमें एक इदारे में रिस्क होगा या सारी इंडस्ट्री में? तो हर का मसला होगा। तो मैं बोलूंगा भाई उसकी सेल गिर रही है तो तू कौन सी बला है, तू किसको बेच रहा है? बात समझ आ रही है? तो ये समझने की बात है। खैर ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हुई हैं ये ऑल टुगेदर अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं बातों बातों में। पर अगेन मैं अगेन बता दूं, देखो वो ये कभी आपसे नहीं पूछेगा ये डेफिनेशन लिख के दो, वो बोलेगा इस बेस के ऊपर केस स्टडी है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए मुझे अंडरस्टैंडिंग किस किस चीज़ की लेनी है। बात क्लियर, समझाना इसलिए था क्योंकि बुक में है तो हमें रीड होना चाहिए। अब वो कह रहा है जैसे मैंने आपको ये बताया था रेगुलेटरी, अगर टैक्स रेट चेंज हो जाए, मैंने ऐसी बात की थी, तो टैक्स रेट अगर चेंज हो जाए तो मुझे एक बात बताएं क्या होगा? टैक्स एक्सपेंस का ज्यादा या कम होने का खर्चा होगा। अगर मैं कहूं कि मैं टैक्स रेट 29 से 39% हो गए तो आपका रिस्क क्या होगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस। तो आपको ये कैसे पता लगा कि ये रिस्क है? लॉ चेंज हो चुका है। तो कहते हैं रेगुलेटरी फैक्टर्स भी देखें, देखो टैक्सेशन आ रहा है इसके अंदर। अच्छा गवर्नमेंट आपको कहे कि भाई अब आप क्योंकि एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, लोगों का प्रेशर आ रहा है हम पे, अब ये काम नहीं कर सकते, तो फैक्ट्री बंद होने के खर्चे हैं, पीपी इंपेयर होगा नहीं होगा? तो ये कुछ और फैक्टर था, ये रेगुलेटरी फैक्टर था। अगेन यार दिस इज ऑल अबाउट जजमेंट। आप समझें सवाल को, आप खुद पिक करेंगे। जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा कि सर ये लिस्ट याद होना जरूरी है, याद नहीं सिर्फ रीड होना जरूरी है। सिर्फ क्या होना जरूरी है? रीड। इसको एप्लीकेशन में हम देख रहे हैं, यहाँ तक कोई मसला? यानी सर ये बुक का आपका एक्सट्रैक्ट है। अब देखो यहाँ पे जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, तुम लोग बताओगे एक एक करके। इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर गया और मैंने लोन लिया हुआ है, मैंने लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट का। वेरी गुड, क्योंकि मैनेजमेंट ने हो सकता है कि इंटरेस्ट सही बुक ना किया हो, तो आपको पता लग जाएगा ना ये अब, क्योंकि अब आपको खर्चा है। क्योंकि आप देखें पिछले साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस ये आ रहा है, इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस ये आ रहा है, तो इस साल कम होना चाहिए ज्यादा? अच्छा कम सिर्फ एक वजह से होना चाहिए कि अगर लोन रीपे हो गया हो तो इट मेक सेंस, अदरवाइज ये होना। पर आप अगर स्केप्टिकल होके जाएंगे तो ही बोल पाएंगे ना, अदरवाइज तो बोलेगा हुआ, आप बोलेंगे सही हुआ है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। आगे अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, इन्फ्लेशन, करेंसी। अच्छा बात समझो, तो मैं अभी रिसेंट एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने जितनी भी कंपनीज की ऑडिट की है ना, मैंने एक चीज इंश्योर की, अपनी पूरी टीम को बोला सारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होने चाहिए। एक एक्सपेंस आ रहा होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक एक्सपेंस आता है कंपनीज में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस में सब बच्चों का देखना डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर की कॉस्ट क्या हुई है? डबल हुई है। हर कंपनी में नहीं था तो हमने इंक्वायरी की, कहीं कहीं पे उन्होंने मिस क्लासिफाई किया हुआ था, ऊपर नीचे किया हुआ था, तो हमने बुक करवाया। तो ये आपको पता लगेगा जब आप इन्फ्लेशन पे भी नजर रखेंगे। अच्छा एक और बात बताओ, एक्सचेंज रेट ऊपर गए, एक्सचेंज रेट ऊपर गए और मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करता तो क्या मसला है कोई? तो ऊपर तो गए सर, आपकी एंटिटी से ताल्लुक नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है हर चीज को हर एंटिटी पे चिपका दो। देखो उसके ऑपरेशंस क्या है, उसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, और वो एनवायरनमेंट इसको इफेक्ट करता है या नहीं करता। क्लैरिटी है यहाँ तक? तो भाई दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ योर बुक। हाँ तो डिस्काउंटिंग कम हो जाएगी ना, पर अगेन वो उस पर कब आएगा? जब इतने इंटरेस्ट रेट डबल तो नहीं हो जाएंगे ना, कैश फ्लो तो अपनी जगह है। तो कैश फ्लो में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट लेट से 15 से 21% हो गया है, पर तुम्हारे कैश फ्लो तो जनरेट हो रहे हैं ना, तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। ऐसे भी नहीं कि रिकवरेबल अमाउंट इतनी नीचे आ जाए कि कैरिंग अमाउंट से नीचे आ जाए। क्लियर है? तो वो एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखना चाहिए। यानी आप ये बोलो कि भाई कैश फ्लो भी कम हो रहे हैं, रेट भी ऊपर गया, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो वो तब फैक्टर आता है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला? जल्दी से क्लैरिटी है? तो आए जी हम अगले फैक्टर पे चलें।
हाँ भाई, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, इसको आपको जरा समझना पड़ेगा अभी एक एक करके। भाई अगर मैं कहूं कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है एक फार्मा इंडस्ट्री है, एक बैंक है और एक इंश्योरेंस है, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा भाई, फार्मा इंडस्ट्री जो ये हमारी दवाइयां बनाती है, इनके ऊपर बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं, इवन दो ड्रग एक्ट भी लगता है कि भाई आपने जो है ये कंप्लायंसेस करने हैं। अच्छा, अगर ये कंपनीज नॉन कंप्लाइंट हुई तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बोलूं आज के बाद कि एक कंपनी है जो हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, हाईली, मैं तुम्हें बैंक्स की एग्जांपल देता हूं क्योंकि वो तो मैं तो खुद भी ऑडिट करता हूं ना। बैंक्स के अंदर अगर आप एटीएम से पैसे निकालें और एटीएम से पैसे बाहर नहीं आए, सब्जेक्ट टू के पैसे हो तुम्हारे पास, ऐसा नहीं कि पैसे है ही नहीं फिर भी बोल लो बाहर आए, ऐसा नहीं, पैसे हो तब आपकी मशीन दे दे एटीएम की एरर, इस पे भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक को पेनल्टी लगाता है। वो सिस्टम खुद कैप्चर कर रहा होता है, ये हम देखते हैं। ये है क्या? रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, रिक्वायरमेंट ऑफ, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस हैं। एसी नहीं लगा हुआ एटीएम में तब भी पेनल्टी है। रिपोर्ट हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, रिपोर्ट ऑटोमेटिक होगा ना, क्योंकि वो पीछे एक लॉग मेंटेन होता है। आप कंप्लेन करें वो तो अलग बात है, पर आप कंप्लेन करेंगे वो आपको क्या बोलेगा? भाई दूसरे एटीएम से निकाल ले, कॉल क्या कर रहा है? यही तो बात है ना। अब बोलेगा तो कंधे पे डाल के तेरे को दूसरे एटीएम में बिठाऊंगा, तू निकाल पे तेरे को वापस घर छोड़ के आऊंगा, ऐसा तो नहीं है। वो बोलेगा कि भाई इतनी मेहनत की तो तू वहां चला जाता। नहीं तुम बोलो यार क्योंकि मैंने सर से पढ़ा हुआ है कि भाई कंप्लेन करूंगा, तो बोला भाई हमारे पास लॉग वैसे ही आता है, तो वो लॉग मेंटेन होता है, सिस्टम कैप्चर करता है। फेल्ड ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन? फेल्ड ट्रांजैक्शन। जितनी फेल्ड ट्रांजैक्शन होती है पर ट्रांजैक्शन के ऊपर XYZ पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम तो ऑडिटर हो, तुम तो कह रहे हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बने हुए हैं, तुम कह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल, तो मतलब तुम कह रहे हो कि एक्सपेंस भी सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है, पर तुम एक्सपेंस सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ ये तुम्हें कब पता लगेगा? जब तुम ये सारी चीजें चेक कर लोगे। तो जब हाईली रेगुलेटेड कंपनी होती है या इंडस्ट्री होती है, वहां पर रिस्क ऑफ पेनल्टी ज्यादा होता है। तब रिस्क ऑफ पेनल्टी ज्यादा होता है तो ऐसी बात है, आप ये बोलेंगे ना कि भाई सिंस द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी और रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बीच में आपस में कोई फड्डा चल रहा हो, केसेस चल रहे हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज्ड केसेस। बताता हूं, जब आपके ऊपर कोई केस फाइल करे या आप किसी के ऊपर केस फाइल करें तो आपको ये स्टैंडर्ड कहता है IS 10 and 37, FAR 2 की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया मैं कनेक्टिविटी में चलाऊंगा, जो अकाउंटिंग की बात होगी वो यहां करेंगे। FAR 2 में IS 10 and 37 आपको ये कहता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने केस किया, आपकी ऑब्लिगेशन बनती है पर आपका लॉयर कह रहा है कि आपके चांसेस पे करने के 50% से कम है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, लिख देंगे उसकी कहानी कि भाई ये केस चल रहा है क्योंकि मेरा लॉयर कह रहा है कि मैं जीत जाऊंगा तो इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड अलबत्ता डिस्क्लोज किया है। तो आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो उस ओपिनियन में सिर्फ अकाउंटिंग आती है, डिस्क्लोजर्स भी आते हैं। तो अब आप अगर इसको लॉजिकली समझें तो आपके दो रिस्क हो गए। सिंस द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस एंड अनडिस्क्लोज्ड केसेस। क्या आपके केसेस हो सकता है कि क्या हो? अनडिस्क्लोज हो। अच्छा, फिर एक बच्चा अगर बैठा वो सोच रहा होगा कि सर ये तो अनडिस्क्लोज केसेस हमें कैसे पता लगेंगे? बताता हूं, सुन लो ताकि दिल को तसल्ली आ जाए। हम कंपनी से पूछते हैं बताओ तुम्हारे लॉयर्स कौन कौन से हैं। हम कंपनी को क्या बोलते हैं? लॉयर कौन कौन से। वो बोलता है क्यों? मैं बोलता हूं वो बताओ, तुमने बोला था, प्रॉमिस किया था एंगेजमेंट लेटर में तुम सब बताओगे कंपनी की हद तक। हमने बोला सही है बताओ। उसने मुझे लिस्ट ऑफ लॉयर दी है, मैंने क्या किया उन सबको खत लिख दिया क्योंकि ऑडिटर के पास पावर है लॉ की तरफ से। मैंने खत में उनको लिख के दिया कि भाई तुझे जो इनके केसेस पता है सब लिख के दे दे। अब मैनेजमेंट बताए या ना बताए वो मुझे बताएगा। अगर उसने गलत बताया तो पंगा किसका? उसका। कल को कोई केस उठाओ, कोई भंड हुआ तो पंगा किसका? उसका। मैंने तो लिख दिया था, तो वो कभी गलत बता ही नहीं सकता।
क्योंकि वो ओन करेगा ना, वो लिख के दे रहा है। अच्छा अगर वो लिख के दे ये केसेस हैं तो वो तो सही बता रहा है। अगर वो लिख के दे नो केसेस और कल को स्टेट बैंक पहले कंपनी को पकड़ेगा या लॉयर को, बोलेगा इसको तो साइड में कर, पहले तू आ जा। अच्छा हमें बोलेगा भाई तुमने क्या किया, हम बोलेंगे भाई खत लिखा था, जवाब में कह रहा नहीं तो मैं क्या करूं, मतलब क्या मैं उसके अकाउंट खंगालूंगा क्या जाके, मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं या उसका। बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ वी डू ऑडिट, समझाने की बात थी। क्योंकि एक बच्चे को क्लैरिटी नहीं होती ना कि भाई हम ये तो सही अनडिस्क्लोज है, पर वेरीफाई कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा। और मल्टीपल तरीके हैं, बताता हूं कैसे। आपको लगता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, हाँ या नहीं? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो वहां पे वो ये बात करेंगे कि पानी मंगवाया है, चाय मंगवाई है, या बड़ी बातें होंगी, सिग्निफिकेंट बातें। तो सिग्निफिकेंट बातें होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में, उसके बनते मिनट्स। आप बोलेंगे भाई पूरे साल में जो डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है ना उसके मिनट्स दे दो, क्योंकि वो SCCP में जमा होते हैं। हमने बोला प्लीज दे दो, उसने बोला क्यों चाहिए, हमने कहा बस दे दो। हमने जब देखे तो उसमें केस की बातें हुई भी होंगी, जब केस की बातें हुई होंगी तो वहां से भी पता लगता है कि ये चीज हुई है या डिस्क्लोज हुई है या नहीं हुई हुई है। बात समझ आ रही है? तो देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन डू ऑडिट, वो सिखाऊंगा, बट अगेन अगेन अगेन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि केस की बात ना हुई हो, पर हमें तो अपना काम पूरा करना है ना, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सारे सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट डिस्कस करेगी, डायरेक्टर्स अल्टीमेटली वो जिम्मेदार हैं किसको, शेयर होल्डर को, तो बल्ली उनकी है, तो वो ज्यादातर देख रेख करेंगे। तो हम वो सारी चीजों को टारगेट करते हैं जहां से ये चीजें पता लग सके। अगर थर्ड पार्टी जैसे लॉयर इंफॉर्मेशन ना दे, तो अभी फैजी मैंने बताया तो सही भाई, ना दे तो किसका पंगा है, लॉयर का। हमने तो अपना काम पूरा किया ना, तभी हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। तो हम कहेंगे भाई सही है, जो हम कर सकते थे वो किया। अब इसमें भी नहीं, अब अच्छा कोई आपको अगर आपका रिव्यू करेगा ना कोई कि आपने काम सही नहीं किया, तो वो सारे पैरामीटर्स चेक करेगा कि आपने बेसिक काम किया जो करना चाहिए, या आउटस्टैंडिंग भी किया। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो मतलब आप भी नहीं कर सकते थे ना वो कर सकता था। इसमें जो बनता था वो यही बनता था। हाँ अगर ये हो कि केस उसने बता दिया और आपने फिर भी इसको नहीं देखा, तो फिर गलती किसकी? अब अकाउंटेबल कौन है? हम, बीइंग एन ऑडिटर, जो कि एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, सही, क्योंकि जिम्मेदारी वाला काम है। सही है भाई? फैजी जल्दी बता दो जी। अच्छा देखो हम क्या करते हैं कि जैसे किसी बच्चे ने अगर पूछना हो मुझसे कि सर हम ये केसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि रिस्क है ना अनडिस्क्लोज केसेस का, तो ये वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि आप इदारे को बोलते हो कि भाई अपने लिस्ट ऑफ लॉयर्स दे दें जो आपने अपॉइंट किए हुए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपनी के पास जाता हूँ, उनके पैनल पे लॉयर्स होते हैं जो उनके बिहाफ पे केस लड़ रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी तो खुद एक्सपर्ट नहीं होती है। मैं उन्होंने कहा भाई 4 लॉयर हैं, ABN एसोसिएट्स, सही है, और ये मोती वाला एसोसिएट, जो भी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, सही जी। हमने क्या किया, उन सबकी लिस्ट ली, हमने बोला कि भाई हम उनको खत लिख रहे हैं। हमने उनको खत लिखा, उसमें लिख देते हैं हम, इफ़ यू अवेयर अबाउट एनी केसेस दैट आर रनिंग अगेंस्ट द कंपनी प्लीज स्पेसिफाई इन डिटेल। वो रिप्लाई करता है हमें डायरेक्टली, उसको नहीं, डायरेक्ट हमें, कि भाई दीज आर द केसेस विच आई एम हैंडलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द XYZ कंपनी। तो हम देखते हैं क्या वो केसेस एक एक करके डिस्क्लोज हुए हुए। अगर कंफर्मेशन में 5 आ रहे हैं, डिस्क्लोज हुए में 4, तो एक डिस्क्लोज मैं डिस्क्लोज करवा लूंगा। बात क्लियर है? पक्की बात है? यानी आज के बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि एक कंपनी हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, तो किस चीज का रिस्क है बच्चों? अंडर एस्टिमेट ऑफ पेनल्टी और अनडिस्क्लोज केसेस का। बात क्लियर है? ईमेल वगैरह देखो हम यूजुअली ना लेटर लिखते हैं, ईमेल प्रोसेस भी आप ईमेल भी कर सकते हैं, पर ईमेल यूजुअली जो लोग हैं ना वो कटा देते हैं। हाँ तो हम वैसे यूजुअली कंफर्मेशन भेजते हैं, कंफर्मेशन तो ईमेल भी होती है, मना नहीं है। पर जो प्रोसेस है इन पाकिस्तान वो यही है कि आप खत लिखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन लॉयर है तो उसको मैं फिर ईमेल ही करता हूँ, वो वैसे जवाब देगा। सही है? अच्छा भाई अब वैसे अगर टाइम देखें तो हमारा 1 बज गया है, हम इस केस को यहाँ तक रखते हैं। अच्छा अब आगे मल्टीपल केसेस हैं, हमें तकरीबन सारे एक्सप्रेस को कवर करने के लिए 2 और क्लासें चाहिए। फिर हम शुरू करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके रिस्क कैसे निकाले जाते हैं। कुछ सिखा चुका हूँ, जैसे डेटर डेज हो गए, रेशियो हो गया, वो सारी चीज़ें। फिर हम क्या शुरू करेंगे, इंटरनल कंट्रोल। पर कल की हमारी जो क्लास होगी ऑडिट की वो अहम इसलिए होगी क्योंकि कल हम करेंगे पहला पास पेपर। सही जी? पर आज उससे पहले एक केस स्टडी आएगी तो प्लीज़ सोच के लिखिएगा उसको। सही है जी? मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। 315
हाँ आयजा 315 लिखा हुआ, आइडेंटिफाइंग रिस्क लिखा होगा, देख लो। हाँ अगले हफ्ते इंशाल्लाह।